दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कानून या विधि का शासन। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि कानून या विधि का अर्थ क्या है और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कानून की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या स्रोत हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो देखो, विधि का जो शासन है, ये जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द ले प्रिंसिपी डी लीगे लाइट से लिया गया है, जिसका अर्थ है वैधता का सिद्धांत। तो ये जो विधि का शासन है, इसका जो विचार है वो सबसे पहले इंग्लैंड में आया था और फिर भारत ने इसे अपना लिया। और विधि के शासन का जनक अल्बर्ट वैन डाइसी को माना जाता है, क्योंकि विधि के शासन का जो विचार है ना, वो सबसे पहले इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, कि शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। अब देखो, ये जो विधि या ये कानून है, ये जनरली अगर देखा जाए तो लिखी हुई दिशा या फिर निर्देश के रूप में होती है और समाज को सही तरीके से चलाने के लिए कानून बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये माना जाता है कि विधि मनुष्य का आचरण के वो सामान्य नियम होते हैं जो राज्य के जरिए स्वीकार और लागू किए जाते हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि पालन नहीं करने पर न्यायपालिका दंड देती है। तो अब देखो कि सबसे पहले जिस समाज में हम रहते हैं ना, उसी समाज के संचालन के लिए कुछ नियम और कानूनों का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि एक अच्छे न्याय की जो स्थापना है ना, वो विधि या कानूनों के जरिए ही संभव हो पाती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि कानूनों या नियमों का क्रियान्वयन सही तरीके से करना ही कानून की सार्थकता होती है। अब दोस्तों, ये जो कानून शब्द है, ये अंग्रेजी लॉ शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो जर्मन शब्द के लैग से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर या निश्चित। मतलब एक ऐसा नियम जो सभी परिस्थितियों में या सभी जगहों पर एक जैसे रूप में लागू हो और जो सामान्यतः स्थायी भी रहे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कानून या विधि का शासन किसे कहते हैं, या फिर रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि विधि का शासन होता क्या है। तो यहाँ पर कानून का जो अर्थ है वो है लॉ, और विधि का मतलब भी यही होता है। अब आप चाहे इसे कानून का शासन कहें, विधि का शासन कहें या फिर रूल ऑफ लॉ कहें, तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पर कानून का शासन से मतलब है कि जो हमारे देश का संविधान है वही हमारा कानून है, यानी कि हम अपने देश के संविधान के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं या फिर कार्य करते हैं, और ये हमारा अधिकार या कर्तव्य है कि हम कानून का पालन करें। मतलब ये है कि विधि का शासन या कानून का शासन का एक ही मतलब होता है कि कानून सर्वोपरि है और सभी लोगों पर एक तरह से लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हो या फिर छोटे से छोटे पद पर। मतलब ये कि देश की सामान्य विधि या देश में जो कानून लागू किए गए हैं, व्यक्ति को उसके अधीन रहकर उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर गरीब से गरीब इंसान। इसी को हम विधि का शासन कहते हैं। अब देखो, प्रोफेसर डायसी जो थे, जिन्हें विधि के शासन की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है, सन 1885 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, क्योंकि उनका मानना था कि विधि की सर्वोच्चता हासिल करने के लिए इन 3 सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है, जिनमें पहला है विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि के समक्ष समानता और तीसरा है विधिक भावना की प्रधानता। तो चलिए इन तीनों को एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले विधि की सर्वोच्चता। ये जो है डायसी की विधि के शासन की अवधारणा का पहला स्तंभ है, क्योंकि यहाँ पर विधि का शासन सरकार या सार्वजनिक अधिकारियों की सभी प्रकार की मनमानी और विवेकाधीन शक्तियों को अस्वीकार करता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी और चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर विधि का शासन ये कहना चाहता है कि अगर न्यायालयों के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे दंडित किया जा सकता है। मतलब ये कि उसे न्यायालय द्वारा सजा दी जा सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसे हर चीज के लिए ही दंडित किया जा सकता है। सिर्फ न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानूनों या नियमों का उल्लंघन करने पर ही उसे दंड दिया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है विधि के समक्ष समानता। डायसी की विधि के शासन की अवधारणा का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है विधि के समक्ष समानता। यहाँ पर डायसी विधि के निष्पक्षता पर जोर देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर डायसी ये कहना चाहते हैं कि अमीर और गरीब, अधिकारी और गैर अधिकारी, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच कोई भी अंतर नहीं होगा। मतलब ये कि ना तो किसी को नीचा दिखाया जा सकता है और ना ही किसी को ऊंचा उठाया जा सकता है, क्योंकि विधि सभी को समान न्याय प्रदान करती है। तो यहाँ पर डायसी का मानना ये है कि सभी लोगों के लिए सेम कानून होना चाहिए और उसका निर्णय भी समान रूप से न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए। अब तीसरा सिद्धांत है विधिक भावना की प्रधानता। मतलब यहाँ पर डायसी के विधि के शासन की जो तीसरी अवधारणा है वो है विधिक भावना की प्रधानता। तो यहाँ पर डायसी के अनुसार विधि के शासन की व्यापकता के लिए एक प्रवर्तन प्राधिकारी का होना जरूरी है,
और ये जो प्राधिकार है ये उन्हें न्यायालयों में मिलता है। उनका कहना है कि न्यायालय विधि के शासन को लागू करता है और इसीलिए इसे निष्पक्षता और बाहरी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता विधि के शासन के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब बात करते हैं विधि के शासन की सीमाओं के बारे में। जैसे सबसे पहले है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। तो कानून के शासन का पहला मतलब ये है कि कानून का जो शासन है वो अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण और स्वविवेकी अधिकार के प्रयोग के विरुद्ध है। तो यहाँ पर डायसी का कहने का मतलब ये है कि जो कानून का शासन है उसमें जो अधिकारी है वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धिमत्ती से या फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करके अगर कोई काम करते हैं तो कानून का शासन उनका विरोध करता है। दूसरी सीमा है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। डायसी के कानून के शासन का एक और पक्ष है और वो ये कि साधारण व्यक्ति या राजकीय पदाधिकारी दोनों ही कानून की दृष्टि में समान होते हैं, लेकिन व्यवहार में ये जरूरी नहीं है क्योंकि दूसरे देशों में प्रशासनिक न्यायालय सामान्य न्यायालय से अलग है। तीसरी सीमा है सार्वजनिक पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम। अब यहाँ पर विधि के शासन में साधारण नागरिक और सार्वजनिक पदाधिकारी दोनों सामान्य विधि के अधीन होते हैं, लेकिन ब्रिटिश संसद ने समय समय पर ऐसे खास अधिनियम पारित किए हैं जो सार्वजनिक पदाधिकारियों को सामान्य विधि की पकड़ से न केवल अलग करते हैं बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता को भी सीमित करते हैं। चौथी सीमा वर्ग विधि या व्यवसाय विधि। अब इसमें जो अलग अलग व्यवसायों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो व्यवसायिक विधि के अधीन होते हैं। जैसे सशस्त्र सेनाएं सैनिक विधि और सैनिक न्यायालयों के अधीन है, तो पादरी धार्मिक विधि के अधीन है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाय विधि हर व्यक्ति के देश की सामान्य विधि की अधीनता में फर्क पैदा कर देती है। पांचवी सीमा अनेक संस्थाओं और पदाधिकारियों को प्राप्त विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां। अब देखो इंग्लैंड में जो विधि के शासन की समानता है वो बहुत सारी संस्थाओं और पदाधिकारियों को प्राप्त विशेष अधिकार व उन्मुक्तियों को सीमित करती है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन में क्राउन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे फौजदारी और दीवानी प्रक्रियाओं से उन्मुक्त किया गया है। इसी प्रकार न्यायाधीशों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और छठी सीमा है कि विधि का शासन संसद की सर्वोच्चता को सीमित नहीं करता। अब यहाँ पर विधि का जो शासन है वो संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि संसद जो है वो किसी भी विधि में परिवर्तन कर सकती है, तो किसी भी विधि को समाप्त कर सकती है और इसके साथ साथ ही नई विधि का निर्माण भी कर सकती है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि विधि का जो शासन है वो एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। ये केवल कानूनों का एक समूह ही नहीं बल्कि ये न्याय, समानता, स्वतंत्रता और जवाबदेही के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि भारत में विधि के शासन को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कोशिशें भी की जा रही हैं। अब यहाँ पर ये सुनिश्चित करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे और सभी के साथ न्याय हो।